अनमोल है ये जीवन, खुशी और सब्र की कला सीख ले, मुश्किलें भी यूं ही निकल जाएंगी, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख ले। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, तो समस्याओं के साथ समाधान भी आते हैं। कई बार अपने जीवन में जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो कुछ लोग इससे बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या इस कदर प्रभावित करती है कि उन्हें सही गलत वो समझ नहीं पाते हैं और साथ ही साथ समस्याओं के शिकंजे में फंसते ही चले जाते हैं, जिससे वो निराश और हताश हो जाते हैं। और दर्शकों, जब हम जीवन में निराश होते हैं या निराशा हमें घेर लेती है तो समस्याएं कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ती ही चली जाती हैं। इसीलिए किसी भी समस्या से निकलने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हम खुद को हताश होने से, निराश होने से बचाएं, क्योंकि ये निराशा कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारों को जन्म देती है जो पूरी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए दर्शकों, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करते हैं। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम हर कार्य को कर सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा सोचें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। आइए एक ऐसी उम्दा विचार के साथ आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा यह अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। हमारे बीच मौजूद है न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजीव रंजन। धन्यवाद राजीव जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। धन्यवाद। जैसे कि सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जीवन के बारे में। कहते हैं कि हम सभी का कोई ना कोई सपना होता है, हम सभी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन जब भी किसी से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो अधिकांश लोगों का यही जवाब रहता है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, खासकर उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति तंगी होती है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि इस चिकित्सा पेशा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मदद और सेवा की भावना से भी जुड़ा हुआ है। चिकित्सा पेशा जो है शुरू के दिनों में, जो काफ़ी पहले जो है केवल सेवा से जुड़ा हुआ था पुराने दिनों में। आज के दिन में अब सेवा के साथ साथ इसमें जो है लोग व्यवसाय में उतर गए हैं। जैसे कॉरपोरेट घराने वाले जो है अब अपना हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल खोल दिए हैं, तो उसमें सेवा होता है, लेकिन सेवा के साथ साथ जो है केवल व्यवसाय जो है उसमें ज़्यादा घुस गया है। जो अभी भी कुछ लोग हैं जो गांव के परिवेश से आते हैं या जिनके अंदर सेवा भावना जागृत है, तो वैसे लोग हैं जो कि सेवा भाव ज़्यादा रखते हैं और उसमें व्यवसायीकरण को कम समावेश करते हैं। लेकिन आज जो है अब पहले जैसे केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे तो उसमें सेवा भावना ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे प्राइवेट जो एक डॉक्टर्स का है, उसमें तो अभी भी सेवा भावना बची हुई है, कुछ बची हुई है, कुछ नहीं बची है। लेकिन जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल आप लोग सब जानते हैं कि उसमें आप कोई भी काम करेंगे, जितना बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा आपको। तो उसमें सेवा भावना के साथ साथ व्यवसाय जुड़ते चला जा रहा है और सेवा भावना जो है वो थोड़ा घटते जा रहा है और व्यवसायीकरण उसका ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है कि दो ही सेक्टर काम करेगा, एक गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा और दूसरा कॉरपोरेट सेक्टर काम करेगा। क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर आते हैं वो तरह तरह के हथकंडे आजमा कर और देखते हैं कि जो छोटे छोटे डॉक्टर्स जो अपना छोटा क्लिनिक चला कर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, समाज के निम्न वर्गों की मदद कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा हथकंडा हथियार अपनाते हैं कि ताकि वो लोग अपना काम ढंग से न कर सकें। तो अब सेवा भावना जो है वो धीरे धीरे घटते जा रही है। आज के परिवेश में हमारी सरकार ही इतनी ज़्यादा सक्रिय है कि वो हमें हर तरह की सुविधा प्रदान करती है, जिससे हमें कहीं और या किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी बात करें तो आपका रुझान चिकित्सा क्षेत्र की ओर कैसे बढ़ा, खासकर न्यूरोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? चिकित्सा, देखिए कोई भी चीज़ आदमी को करने की सबसे पहले यदि प्रेरणा मिलती है वो परिवार से मिलती है।
तो मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो वो मेरे पिताजी भी थे और मेरे गुरु भी थे। मेरे स्कूल में मेरे क्लास के शिक्षक, क्लास के टीचर थे, वही क्लास टीचर वही थे। तो सबसे पहली प्रेरणा मेरे माताजी, पिताजी, भाई बहनों से मिली। मेरे बड़े भाई जब डॉक्टरी में गए तो मेरा पिताजी का मानना था कि नहीं, मेरा जो दूसरा बेटा है वो भी डॉक्टर बनेगा। तो उस हिसाब से मैंने शुरू से देखा, तो फिर मैं डॉक्टरी की तैयारी करी, डॉक्टर कंप्लीट कर गया, तो फिर मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर जब बन गया उसके बाद MBBS ख़त्म हो गया, तो फिर पटना मेडिकल कॉलेज से MS किया मैंने सर्जरी में। सर्जरी में MS करने के बाद लगा, मैं दिल्ली गया तो वहाँ देखा कि नहीं, पटना में जब मैं था तो यहाँ लोग ज़्यादातर सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज नहीं करते थे, उस समय था भी नहीं, उतना दिमाग में आता भी नहीं था। दिल्ली जब गया तो देखा कि लोग जो है सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा है। और प्लस जब रोड पे चलता था, मान लीजिए बस में चलता था, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते थे, बहुत सारे बीमारियां देखते था मैंने हॉस्पिटल में। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग लगा कि न्यूरो सर्जरी ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, न्यूरो का जो है ये चैलेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस तरफ मेरा रुझान गया। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, चाहूँगी कि आज हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये अल्जाइमर और किस तरीके से ये बढ़ता है, इसके क्या लक्षण और किस प्रकार इसका बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले तो आज विश्व अल्जाइमर दिवस क्यों मनाया जाता है ये जानना चाहिए हम लोगों को। तो ये इसके पीछे कारण ये है कि एलोइस अल्जाइमर एक डॉक्टर थे जर्मनी के, उनके पास एक लेडी मरीज थी जिसका याददाश्त धीरे धीरे जा रहा था। तो उन्होंने उसको सबसे पहला 1902-3 में देखा, उसका याददाश्त धीरे धीरे जाने लगा। फिर उसका जो है जब उसकी डेथ हो गई तो उसके ब्रेन का पोस्टमार्टम ऑटोप्सी स्टडी उन्होंने खुद से करा। उसमें उन्होंने पाया कि जो याददाश्त की जो क्षमता वाली जो सेल्स थे, हिप्पोकैम्पस मुख्य रूप से होता है जो ब्रेन में, वो सूखने लगा था। तो उन्हीं के नाम पे अल्जाइमर्स, एलोइस अल्जाइमर्स के नाम पे, चूँकि उन्होंने इस बीमारी का जन्म दिया कि भाई ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी के याददाश्त जाने लगती है, तो उन्हीं के नाम पे ये इसका 1906 में आज के दिन का हुआ कि ये अल्जाइमर्स डिजीज़ का नाम पड़ा। फिर 21 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 21 सितंबर एलोइस अल्जाइमर्स का जन्मदिन है, इसलिए एलोइस अल्जाइमर के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग इसको अल्जाइमर्स दिवस के रूप में, वर्ल्ड अल्जाइमर्स दिवस के रूप में मनाते हैं सितंबर के महीनों में। अब है कि अल्जाइमर्स है क्या, अल्जाइमर्स डिजीज़ आप जानना चाह रही हैं कि क्या है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ मुख्य रूप से जो है याददाश्त से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं। सबसे पहले जो है आदमी का याददाश्त खोना लगता है। जब याददाश्त खोता है, मान लीजिए कहीं आप जाएंगे, कोई काम करना है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, ये है क्या, तो याददाश्त खोएगा तो फिर उसके बाद सोचने समझने की शक्ति खोने लगती है। जब सोचने समझने की शक्ति खोने लगती है तो कोई भी काम जो है परफॉर्म, माने कुछ करना है, वो कर नहीं पाता है आदमी। मान लीजिए मिरर के सामने गया, हमको कुछ शेविंग करना है या ब्रश करना है, तो हम चले गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। बाथरूम में गए, आगे हमें क्या करना है ये नहीं पता है। रोज़ हम बाज़ार जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, और अब आगे जब जा रहे हैं तो पता ही नहीं, हम बाज़ार तो चले गए, अब हमें लेना क्या है। तो ये इसका लक्षण होता है कि पहले याददाश्त जाती है, धीरे धीरे सोचने की क्षमता चली जाती है, फिर कोई काम करने का, या मान लीजिए कोई एक परफॉर्म, जैसे मान लीजिए आप दुकान करते हैं तो रोज़ आप उसका हिसाब करके लोगों को पैसा वापस कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। फिर दोबारा आप जब दिक्कत बढ़ने लगती है तो आप दुकान में जाते हैं, लेकिन उसका ठीक से कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके मुख्य रूप से लक्षण होते हैं। और फिर आप इसका जैसे कारण जानना चाह रही हैं, तो इसका कारण तो एग्जैक्ट कारण तो जो अभी तक बहुत नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है जिसके चलते ये होता है वो होता है कि ब्रेन के वो हिस्से जिससे कि मेमोरी निर्धारित होती है, हिप्पोकैम्पस का हिस्सा है, पैराइटल लोब में है, फ्रंटल में है, टेम्पोरल में है, कुछ एरिया जहाँ से मेमोरी डिसाइड होता है, मेमोरी जहाँ से आदमी का आता है। तो उस एरिया में जो है दो तरह के एम्लोइड प्रोटीन और टाउ प्रोटीन्स जो है वो इकट्ठा होते हैं, और वो इकट्ठा होकर क्लम्प करते हैं, माने एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और उन कोशिकाओं को वो धीरे धीरे खराब करते हैं। पहले वो कोशिकाओं को खराब करेंगे, प्लस कोशिकाओं का एक दूसरे से जो कनेक्शन है, जिसके चलते कि हम सोच समझ कर किसी चीज़ का जवाब देते हैं या किसी को पहचान सकते हैं, उस कनेक्शन को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो कॉज ये है, लेकिन इनसे रिस्क फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि आखिर कोई कॉज है, लेकिन क्यों ऐसा होता है, सभी को तो होता नहीं है। तो रिस्क फैक्टर में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है रिस्क फैक्टर कि हमारा उम्र का बढ़ना, अमूमन ये 60-65 के बाद ये होने वाली बीमारी होती है, तो उम्र का बढ़ना।
दूसरा होता है कि महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे एयर पोल्यूशन से जो है वो ज़्यादा होता है। चौथा है कि आपका जो है जीवन शैली कैसा है, आपका यदि लाइफ स्टाइल सेडेंट्री, मतलब कि आप ज़्यादा घर पे रहते हैं या बस काम करते हैं, आज के घर पे शुरू हो जाते हैं काम, अपना सो जाते हैं या बैठ कर टीवी देखते हैं, तो यदि आप अपने मेमोरी को, अपने माइंड को जो है यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं खेल करके, कूद करके या कोई और व्यायाम करके, तो वो धीरे 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 अपना जो है काम करना बंद करता है। तो आपका उससे जो हुआ पॉल्यूशन से हुआ, उसके बाद आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हुआ, प्लस आपका जितनी भी जो भी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर बढ़ने में काम आती है या हाइपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में गड़बड़ी करता है या हार्ट डिजीज़ करवाता है या डायबिटीज़ करवाता है, शुगर की बीमारी कराता है, जो भी इन सब, सिगरेट स्मोकिंग है या अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक है, तो इस तरह की जो जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है या ब्रेन का लकवा का जो अटैक आता है, वो जिस कारण से भी होता है, वो सारे चीज़ें जो हैं आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ करवाने में मदद करती हैं। जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि अगर इसके लक्षणों की बात करें तो ये काफ़ी आम होते हैं, जैसे कि चीज़ों को रख कर भूल जाना या कुछ देर पहले की बातें भूल जाना। ऐसे में अल्जाइमर के याददाश्त खोने के अलावा और कौन कौन से लक्षण है या किन लक्षणों को देखते हुए हमें जल्द से जल्द विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में हर साल लाखों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं, तो ऐसे में किस लक्षण को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सलाह लेनी चाहिए विशेषज्ञों की? सबसे पहले आंकड़ा यदि देखेंगे तो अभी तक विश्व में करीब करीब 5 से 6 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। अपने हिंदुस्तान में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 40 से 50 लोग के आसपास इस रोग से ग्रसित हैं। अब रहा बात कि क्या लक्षण, जैसे मान लीजिए कि एक बार दो बार तो सबके साथ हो जाता है, कुछ चीज़ आप हल्की से भूल जाते हैं, लेकिन यदि वही चीज़ बार बार आप भूलते हैं, मान लीजिए आप कोई ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई पेशा करते हैं, वहाँ से लौटते समय मान लीजिए मार्केट से सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, आप पता चला 2 दिन 3 दिन सब्ज़ी खरीदना भूल रहे हैं, या घर आने में कभी रास्ता भटक जा रहे हैं, या हम चाबी कहीं रख रहे हैं, मोबाइल, आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सब लोग के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन रख के भटक गए, भूल गए, या चश्मा कहीं रख के, चश्मा पॉकेट में रखे हैं, चश्मा हम खोज रहे हैं, या चश्मा रख के भूल गए, तो ये यदि बार बार कोई भी चीज़ यदि भूलने लगे हम बार बार, या कैलकुलेशन करने में, मान लीजिए हिसाब करने में, पैसे का हिसाब करना हो या किसी भी चीज़ का हिसाब करना हो, उसमें हम यदि बार बार भूलने लगे, यादाश्त मेरी बार बार गड़बड़ाने लगी, या किसी भी काम को करने में, परफॉर्म करने में हम यदि बार बार गलती करने लगे, मान लीजिए कोई भी काम ऑफिस का आप करते हैं, कोई भी आपका वर्क है, तो उसमें बार बार आप जो है रास्ते से भटकने लगे, डेविएट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी, तो अगर जो इंसान इससे ग्रसित है, जो रोगी होते हैं अल्जाइमर के, उनके प्रति हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए या उन्हें किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को नियंत्रण किया जा सके? इंसान जो मरीज है, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ का पेशेंट है, तो शुरू के समय में तो आप उनको जैसे कुछ क्लू देकर एक ही जगह, सबसे पहले तो एक सामान जो है एक ही जगह रखना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन है, चाबी है, या उनके खाने पीने का सामान है, या उनके ब्रश, जब भी ब्रश करने का सामान हो या टॉयलेट जाने का हो, तो सभी चीज़ एक ऐसे सुनिश्चित जगह पे रखा होना चाहिए ताकि उनको वो आसानी से मिल जाए। प्लस कुछ क्लू होना चाहिए कि भाई लाल रंग में ये है, पीले रंग में ये है, काले रंग में ये है, ताकि उनके दिमाग के अंदर ये प्रिंट हो जाए कि हाँ, ये खाने का चीज़ अमूमन चीज़ लाल में है, तो पीले में चीनी है, तो हरा में नमक है, इस तरह से उनके दिमाग में बैठ जाए। तो इस तरह से आप वो शुरू के समय में मदद कर सकते हैं। यदि ये बीमारी बढ़ जाती है तो फिर तो आदमी यही नहीं समझ पाता है, जैसे आईना के पास जाएगा वो अपने आप को खुद को पहचानना भूल जाता है। तो वैसी स्थिति में तो फिर ये केयर गिवर जो हैं, जो उनकी मदद करते हैं, आजकल बिना केयर गिवर के तो आप ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो आगे के स्टेज के पेशेंट हैं उनका काम नहीं चल सकता है, तो उनको हर काम करवाना पड़ेगा। उनको आपको टॉयलेट करवाना होगा, लैट्रिन करवाना होगा, खाना खिलवाना होगा, ब्रश करवाना होगा, कपड़े उनके चेंज करवाने होंगे, उनके शरीर की सफाई करनी होगी। मतलब वो बिल्कुल ही अंत स्टेज होते होते बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है कि हम कौन हैं, हमारा परिवार कौन है, हमारा घर कौन है, हम हैं क्या, कुछ भी नहीं समझ आ पाता है। तो इसलिए केयर गिवर जो है, उसके लिए वो केयर गिवर जो होता है वो उसका भी जो है मेंटल स्थिति का ध्यान रखना होता है।
क्योंकि वो एक ही चीज़ से करते 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 उनका भी जो है दिमाग के ऊपर मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो केयर गिवर का भी ध्यान रखना है, जो उनकी मदद करता है, और जो मरीज हैं उन दोनों का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है। जी, आज के समय की बात करें तो कहते हैं कि हर लोग खुद तक, खुद के परिवार तक या खुद के काम तक सीमित रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यही आइसोलेशन, यही कन्फाइनमेंट हम स्ट्रेस को बढ़ावा देती है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो मानसिक पीड़ा बढ़ती है। ऐसे में किस तरीके से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि उन्हें अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने की आवश्यकता है? आज के दिनों में यही तो बोला जाता है कि आज के दिनों में जो है ना, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया है। जी। बस ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ, हस्बैंड और बच्चे होते हैं। पहले की जो फैमिली थी वो सम्मिलित रहते थे, सब लोग एक साथ रहा करते थे। अब माँ, पिताजी, दादा, दादी, सब लोग जो है एक परिवार में जो है कम से कम 5 से 10, 12, 15 सदस्य रहा करते थे। तो वैसी स्थिति में होती थी कि कोई आदमी एक अकेला, एकांत महसूस नहीं करता था, हमेशा कोई ना कोई साथ रहने वाला होता था। तो ये बीमारियां बहुत कम होती थी। अभी जो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गया है कि बस 1-2 आदमी होते हैं, एक परिवार होते हैं जिसमें मुश्किल से 2 से 4 आदमी होते हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ आप शहर में हैं तो आप नौकरी पेशा में चले जाते हैं, व्यवसाय में चले जाते हैं। गांव में भी अभी स्थिति बहुत दुभर हो गई है। गांव में भी जो है लोग बहुत मिलजुल कर जो पहले रहते थे अब नहीं रहते हैं। शहर में तो बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है। तो अब क्या है कि मान लीजिए अभी जो शहरीकरण योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि हर शहर में बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, मोहल्लों में छोटे छोटे पार्कों का निर्माण हो रहा है। तो मान लीजिए कि आप उसमें सुबह और शाम एक साथ महिलाएं, पुरुष या महिलाएं भी यदि घूमने जाती हैं तो आपस में यदि वो बातें करती हैं तो उससे आपके जो तनाव होता है दिमाग में वो बहुत हद तक निकल जाता है। तो एक तो ये होना चाहिए कि रेगुलर आप जो है पार्क में घूमने जाएं, या आज के डेट में अभी हमारे पटना में जैसे है कि पार्क में आपका जो है वो भी बन गया है, एक्सरसाइज करने के लिए जो है, कसरत करने के लिए बहुत सारे चीज़ें लग गई हैं। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज यदि करते रहेंगे पार्क में जाकर, रेगुलर आपस में बातें करते रहेंगे, छोटी छोटी मीटिंग करते रहेंगे। मान लीजिए कोई मोहल्ला में, जैसे मैं बहुत पहले जब बचपन मेरा याद है कि मोहल्ला में हर शनिवार या रविवार को लोग एक घर में जुटा करते थे, 25 से 50 आदमी, और उस पर चर्चाएं होती थी जो क्या समस्या है अभी मोहल्ला का। तो हर हफ्ते लोग जुटते थे। आज के डेट में तो महीनों तो क्या, साल में भी जुटना मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी कुछ बढ़ा है, कुछ अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे जो है पार्कों का निर्माण हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि पार्क में लोग खेलने भी जा रहे हैं, योग भी करने जा रहे हैं, और साथ में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो आपके मन से जो आपके अंदर की जो भी अंदर जो है गड़बड़ सरबड़ चल रहा है दिमाग में, वो धीरे धीरे उससे वो निकलता है। तो उससे समस्याएं थोड़ी कम होंगी, एकाकीपन थोड़ा कम होगा और समस्याएं भी थोड़ी कम होंगी। बिल्कुल, कहते हैं कि अगर आप बातचीत करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स होते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। लेकिन आज के युवाओं की बात करें तो एक दूसरे से बातचीत करना, खासकर परिवार से बातचीत करना, कहीं ना कहीं बहुत दूर तक कम होता दिखता नज़र आ रहा है। ऐसे में युवाओं को इसके प्रति किस प्रकार जागरूक करेंगे? अपने अभी देखिए, जैसे पहले के युग में अभी मोबाइल का युग आ गया है। पहले के युग में यदि युवा लोग जो है, यूथ लोग, जैसे हम लोग जैसे बाहर जाते थे तो आपको हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखा करते थे। तो उससे एक मानसिक तौर पे हम लोग को परिवार के प्रति लगाव महसूस होता था। सभी के आप घर के नंबर याद रखते थे, टेलीफोन है तो घर का नंबर याद रखा, टेलीफोन का नंबर याद रहा, एड्रेस लिखने में पता याद रहा। तो उस तरह से हम लोग का एक लगाव बना रहता था घर और परिवार के प्रति। बहुत दूर दूर तक, सब दूर के रिश्तेदार को भी लोग पत्र लिखा करता था, आपके पास भी पत्र आते थे। अब मोबाइल का युग हो गया तो मोबाइल में तो बस हाय हेलो होता है, 1 मिनट आधा मिनट हुआ उसमें आपका फिर ख़त्म हो गया। तो युवा वर्ग जो हैं आज के डेट में, अभी युवा वर्ग क्या है, यदि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें तो 70-80% तक ठीक है, 10 से 20% उसमें भी गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन यदि कोई युवा वर्ग जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, कोई व्यवसाय भी नहीं कर रहा है, तो उनको आज के पटना में भी आप देखिएगा तो उनको नशा का लत लगते चला जा रहा है। वो स्मैक के शिकार हो रहे हैं, हेरोइन के शिकार हो रहे हैं, गांजा, भांग, सुलेशन, क्या क्या सब लेते हैं, सो समझ में नहीं आता है। हम लोग के पास जो मरीज आते हैं युवा वर्ग वाले, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो उनका जो है आज के डेट में क्या हो रहा है कि वो परिवार से कटते जाते हैं, क्योंकि परिवार में अब एकाकीपन है। अब आपके पास आदमी तो है नहीं,
सब लोग घर से बाहर निकल गए। और मान लीजिए वो युवा पढ़ाई कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है बातें पढ़ाई की, तब तो ठीक है। यदि वो समझ में नहीं आ रहा है तो सामने उसके कोई गुरुजी शिक्षक तो मौजूद नहीं है। स्कूल कॉलेज जो अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, तो स्कूल कॉलेज में आप बहुत रहते हैं तो 4 घंटा 6 घंटा 2 घंटा 4 घंटे ही रहते हैं, उससे ज़्यादा तो आप स्कूल में समय नहीं देते हैं। उसमें भी आजकल क्या हो गया है कि 10वां के बाद 11वां 12वां वगैरह में जो है ज़्यादातर स्कूल में जो है रेगुलर जो है क्लासेज नहीं होती है। तो उसके फिराक में जो है युवा वर्ग जो है अकेले पड़ जाते हैं तो वो उनको गलत लत लगने लगता है। यदि गलत लत नहीं भी लगा तो वो मान लीजिए कि एक पीयर वर्ग होता है, माने पीयर ग्रुप समूह जो है युवा वर्ग का, उसमें मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे 5 बच्चे अच्छे कर गए। जो 4-5 बच्चे अच्छे नहीं किए तो उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, सब लोग एक ही काम तो नहीं कर सकता, सब लोग को अपना अपना अलग अलग बहुत सारा काम है। ये नहीं है कि कोई पढ़ के ही केवल करा जा सकता है। हम किसी व्यवसाय वर्ग में उतर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य ही करना शुरू कर दें, कोई NGO बना के कुछ करना शुरू करें, तो तरह तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो युवा वर्ग जो है इसके चलते ना अलग पड़ जाता है और वो फिर नशे का लत लग जाता है और फिर वो परिवार से धीरे धीरे बात करना बंद कर देगा। परिवार वाले समझाएंगे उसको तो उसको ख़राब लगता है कि अरे ये तो मुझे ये उल्टा बोल रहे हैं, और जब तक समझ आएगी उनको तब तक बहुत देर हो गया रहता है। तो इसलिए सम्मिलित परिवार वाली जो जॉइंट फैमिली वाला जो कंसेप्ट था ना, वो ज़्यादा बेटर था। अगर बात करें तो हम आज के समय में मानसिक पीड़ा से ज़्यादा ग्रसित है शारीरिक पीड़ा के कंपैरेटिव। ऐसे में आज हम प्रगतिशील भी हैं, हमारे पास हर तरह की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध है, फिर भी हम परेशान रहते हैं, स्ट्रेस पे रहते हैं। इसका क्या मूल कारण मानते हैं? मुझे तो लगता है कि स्ट्रेस में जो हम लोग आजकल रहते हैं उसमें सबसे बड़ा है ना, हमको लगता है कि बस एक दूसरे के प्रति ये होता है कि हाँ, हम जो मेरा दोस्त है वो ये कर लिया तो मुझे भी वही करना चाहिए, वो उतना ऊपर जा रहा है तो मुझे भी वो चाहिए। तो इस तरह की जो भावनाएं होती है ना, मतलब अपने आप में आपको जो है संतुष्ट होना चाहिए कि भाई हमने ये किया, हमारे जीवन पार्जन के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब है, रहने का खाने का सब कुछ है। तो फिर ये देखना नहीं है कि वो इस तरह से रहता है, वो उस तरह से रहता है, उसके पास 1 लाख का मोबाइल है, मेरे पास 10,000 का मोबाइल है। काम तो वही करना है ना, वो मोबाइल चाहे 1 लाख का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 2,000 का हो। तो इस तरह की जो भावनाएं जागृत होती है कि उसके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, हमारे पास तो मारुति 800 है, तो ये जो ब्रेन के अंदर भावनाएं जागृत होते रहती है, उसी के चलते आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसी के चलते एंजाइटी होने लगती है, उसी के चलते अनिद्रा की भावना, अनिद्रा होने लगेगा, आप सो नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये जो भावनाएं हैं यही हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा खराब कर रहा है। प्लस दूसरा होता है कि जैसे आप मान लीजिए जॉब में जाते हैं तो एक जगह यदि एक ही काम 10 आदमी करते हैं तो 10 आदमी एक तरह से बिल्कुल एक ही काम को नहीं कर पाएंगे, सब अपना अलग अलग करता है। तो उसमें कोई कुछ बोलेगा कि अरे ये देखो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये तो वो आपको तो ठीक है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, अरे भाई वो अच्छा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उसको बार बार सोचते रहेंगे, बार बार दिमाग में लाएंगे तो फिर आपको जो है डिप्रेशन होने लगेगा, अनिद्रा होने लगेगी, फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है आपका खराब होने लगेगा। तो इसलिए जो है ना ये एक प्रतिद्वंद्विता की भावना जो है ना वो होनी तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यदि होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, यदि प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तब तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक हद तक अपने आप को सोचना होगा कि हाँ भाई ये यहाँ तक हमारा लिमिट है, हम इतना ही करें। मतलब कहते हैं कि अगर तुलना भी करते हैं तो सही चीज़ों से तुलना कीजिए, सही चीज़ के साथ तुलना कीजिए। अगर बात करें अभी की बात करें तो कहते हैं कि किसी भी मानसिक पीड़ा की जो शुरुआत होती है वो स्ट्रेस से या ओवर थिंकिंग से शुरू होती है। ऐसे में हमारा पारिवारिक या सामाजिक तौर तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, या हमारे खान पान कैसे होना चाहिए जिससे हम इस चीज़ को अधिक से अधिक कम कर सकें? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है पारिवारिक है कि भाई एक जैसे रेगुलर रूटीन होना चाहिए। हम सुबह उठते हैं तो घूमने के आएँ, सुबह सुबह अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, थोड़ा योगासन कर लें या आप मेडिटेशन कर लें। तो एक रूटीन बना होना चाहिए कि ये नहीं कि हम सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, तैयार हुए 8:30 में ड्यूटी पे निकल गए, नहीं। हम लोग का एक रेगुलर रूटीन होना चाहिए कि सब लोग घूमने जाएं, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, परिवार के बीच में कुछ समय दें, एक दूसरे से वार्तालाप करें। कोई समस्या हो तब तो आपको पता चलेगा, नहीं तो समस्याएं ऐसे पता नहीं चल पाती हैं। जहाँ तक खाने का विचार है तो खाने में आजकल सब लोग देखिएगा, आपकी रोड किनारे जितने ठेला लगे रहेंगे सब में फास्ट फूड रहेगा, उस पर अच्छे से अच्छे वर्ग के लोग आते हैं, गाड़ी से उतरेंगे, खाएंगे।
तो ये फास्ट फूड का चलन को कम करना होगा। अभी हमारे सरकार जो अभी कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो अभी कर रही हैं, वो मिलेट्स पे, मतलब कि मोटे अनाजों पे जोर दिया जा रहा है। क्यों मोटे अनाजों पे जोर दिया जा रहा है? क्योंकि मोटे अनाज खाने से आपका जो है पाचन प्रक्रिया, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, स्वास्थ्य की जो अपने संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। प्लस साथ में साथ क्या है कि यदि मोटे अनाजों का आप सेवन करते हैं तो जो गाँव के किसान हैं, जो केवल मोटे अनाज, कुछ ऐसे ज़मीन हैं, बंजर ज़मीन है या बहुत सारी ज़मीन है जिसमें सिर्फ मोटे अनाज उत्पादित हो पाते हैं, तो उसका सेवन बढ़ेगा। तो उससे आप यदि मोटे अनाज को खाने की संभावना को बढ़ा रहे हैं तो उससे कितने लोगों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। तो एक तो रहन सहन हम लोग को बदलना चाहिए, दूसरे खाने पीने में हम लोगों को ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए कि मोटे अनाज का सेवन ज़्यादा करें। यदि मांस मछली वगैरह खाते हैं तो उसमें रेड मीट, मतलब जैसे कि खस्सी बकरी होता है तो वो रेड मीट कहलाता है, तो रेड मीट का सेवन कम से कम करें। यदि मीट और मुर्गा चिकन वगैरह का सेवन करते हैं तो उसमें मसाला वगैरह थोड़ा कम डालें, मसाला कम डालें, घी तेल डालडा वगैरह जो है उसका कम प्रयोग करें, क्योंकि उन सब चीज़ों से आपका जो है ना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य में अंतर आता है। ये नहीं कि कोई केवल शारीरिक स्वास्थ्य में अंतर आता है, उससे ही आपका ये अभी जो हम लोग भूलने की बीमारी बता रहे हैं तो उसका उसमें भी जो है संबंध है। तो इसलिए खाने पीने का चीज़ जो है हम लोगों को मोटे अनाज पे जाना चाहिए वापस से, जो हमारे पुरखों ने किया था। साथ में हमें फास्ट फूड ठीक है खाने के लिए है तो कभी एक दिन खा लिए, ये नहीं कि हम लोग हैबिट बना लें कि घर से खाना लाए, नाश्ता लाए, उसको तो किसी और को दे दिया और हम अपना बैठकर फास्ट फूड खा रहे हैं। आजकल बच्चे जो हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही फास्ट फूड के पीछे पड़े रहते हैं, जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। बच्चे जो है काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं। ओबेसिटी बढ़ने से उनको जो है एकदम बच्चों में आजकल डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ती गई हैं। तो एक बार आप मोटा हो गए, उसके बाद डायबिटीज़ चीनी की बीमारी हो गई, उसके बाद तो फिर आपको ब्रेन का भी बीमारी होगा, हार्ट का भी बीमारी होगा, ब्लड प्रेशर का भी बीमारी होगा, सारे बीमारियां आपको धीरे धीरे ग्रसित करते जाएंगी। तो इसलिए रहन सहन खान पान सब हम लोगों को बदलना चाहिए। जी, अगर आपकी बात करें तो आप खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या कुछ करते हैं, या आपका रहन सहन या आपका तौर तरीका कैसा है? देखिए, हम लोग जो डॉक्टर हैं और साथ में न्यूरोसर्जन हैं, तो हम लोग का तो स्ट्रेस लिमिट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई रहता है स्ट्रेस लिमिट, क्योंकि हमारे न्यूरो सर्जरी में जो मरीज आते हैं तो जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले, हेड इंजरी वाले जो मरीज आएंगे तो ज़्यादातर मरीज सीरियस होते हैं। आपने उनको भर्ती किया, उनका देखभाल किया, अब यदि उनका ऑपरेशन हुआ तो उसमें 10 मरीज रहेंगे, उसमें 4 5 6 बचेंगे, 3 4 5 गड़बड़ होंगे। लेकिन आपने जब उनका इलाज शुरू किया या ऑपरेशन यदि करा, तब तो परिवार की माने उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा मरीज बचेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेस, कोई भी जो है ऐसा नहीं सोचते कि ठीक है अरे भाई डॉक्टर है, हमने अपना काम कर दिया, अब उसको देखा जाए कि आगे क्या होता है, ऐसा लोग नहीं सोचता है। वो आपको सुबह दोपहर शाम आपको जो है परेशान करेंगे। ठीक है, उचित सवाल है वो पूछ लें, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। फिर उसको जबकि शुरू में आप उनको बता देंगे फिर भी वो लोग परेशान करते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेस जो है वो, मान लीजिए अब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं तो आपस में बात करके थोड़ा बहुत हंसकर या कभी कुछ गाना सुनकर या कभी टीवी देखकर हम लोग अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखती हैं कि डॉक्टर्स का जो है अर्ली जो है उसको हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। डॉक्टर्स में मोर्टेलिटी मतलब मरने की संभावना जो है आम पब्लिक से ज़्यादा हो गई है। उसके पीछे, और उसमें न्यूरो सर्जरी में देखा गया है, पूरे विश्व में रिसर्च किया गया है कि न्यूरो सर्जरी वाले न्यूरो सर्जन्स को, न्यूरोलॉजी वाले लोगों को ये समस्याएं और लोगों से और डॉक्टर्स के समूह से और ज़्यादा है। यंग एज में उनको हार्ट अटैक आना, ब्रेन अटैक आना, क्यों भाई? तो उसके पीछे का कारण यही है कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और आप उसको जो है उसको किसी भी कीमत पे स्ट्रेस को बहुत कम नहीं कर सकते हैं। एक हद तक थोड़ा कम कर पाते हैं लेकिन बहुत कम नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में इसे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए आपके मुताबिक? अब इसे रोकना तो संभव नहीं है, इसलिए कि किसी भी पेशेंट का जान का सवाल होता है। जी जी। तो अब उसके परिवार वाले यदि कोई पूछते हैं तो भले ही उस समय मुझे बुरा लगेगा, बाद में मैं सोचता हूँ कि अरे वो तो क्या करेंगे बेचारे, उनको पूछेंगे ही आपसे। अब आप ही को अब आप उसको सोचना होगा कि धीरे धीरे काम करते करते उसी में आपको अभ्यस्त हो जाना है। लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते हैं। रोक कैसे सकते हैं? किसी की मानसिक अवस्था को कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उससे उसकी जीवन है। उसके मान लीजिए उसका मरीज जो है हमारे पास एडमिट है, भर्ती है या हमसे दिखवा रहा है, तो वो ऐसा डिपार्टमेंट है हमारा कि उससे उसके पूरी जीवन
प्रणाली जो है निर्भर करती है कि वो आगे क्या कर पाएगा, कुछ बात समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसा समस्या है कि पूरा तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप खुद को किस तरीके से मतलब इससे स्ट्रेस फ्री करते हैं? जैसे कि आप मरीजों, जो भी मरीजों के परिवार होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं, उनकी जो चिंता होती है, उसको आपको देखना है, समझना है। तो ऐसे में इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जिससे कि आप अपने मरीजों को भी देख सके और अपना भी खुद का ख्याल रख सके या अपने आप को भी स्ट्रेस से दूर रख सके? क्या कुछ एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए? बिल्कुल। होता क्या है, बेसिक है कि हम लोग न्यूरो सर्जन हैं, तो पटना में अब तो खैर काफ़ी लोग हो गए हैं, फिर भी समय बहुत कम मिल पाता है। तो आदमी सुबह से जब उठा फिर रात में 10, 11, 12 बजे तक तो काम ही करते रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय नहीं मिलता है। हाँ, जो समय मिलता है उस पर थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा घर में अपना मशीन जो है उस पर वॉक कर लीजिए, या फिर आप बाहर निकल कर पार्क वगैरह में वॉक कर लीजिए, या म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप अपना जो आपका जो भी कोई इंटरेस्ट है, मान लीजिए क्रिकेट देखने का इंटरेस्ट है तो उसको देख लीजिए, बैडमिंटन खेलने का हॉबी है तो उसको कर लीजिए। तो हम जो अपना करते हैं कि बैठकर, हमें न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट है तो बैठकर मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ। फिर उसको न्यूज़ मान लीजिए आज देखा मैं, तो कल जब जाऊँगा तो 5-10 मिनट जब भी समय मिलेगा तो उसमें आपस में ग्रुप में डिस्कशन हुआ न्यूज़ के बारे में, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस हम लोगों का घटता है। प्लस कोई गाना वगैरह सुन लिए, आप टीवी में देख लिए, योगा कर लिए, इस तरह से हम लोगों का थोड़ा जो है स्ट्रेस कम होता है। जी, कहते हैं कि समाज में ऐसी कई बीमारी हैं, कई लाइलाज बीमारी हैं, जिनमें से एक अल्जाइमर भी है। और आज के दौर में हम इस हद तक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में अल्जाइमर के लिए क्या कुछ मतलब हो सकते हैं, या क्या कुछ अवसर है जिसके ज़रिए अल्जाइमर के मरीज़ों की संख्या को कम से कम किया जा सकता है? अभी तक जो अल्जाइमर्स रोग का अभी इलाज जो आया है, तो उस इलाज से क्या डिजीज के प्रोग्रेशन को थोड़ा धीमा किया जाता है, थोड़ा कम किया जाता है, या मान लीजिए यादाश्त जा रहा है तो थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाता है। 2 तरह की दवाइयाँ आई हैं अभी तक, एक एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स हैं और एक NMDA रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो 2 तरह की जो दवाइयाँ हैं ये क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा जो अंदर ब्रेन के अंदर स्टिमुलेटर हैं वो उसको थोड़ा नियंत्रित करते हैं, तो जिसके चलते आपका थोड़ा यादाश्त बढ़ता है। बीमारी की प्रोग्रेशन को बहुत नहीं रोक पाते हैं। आप मान लीजिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं, खान पान में परिवर्तन लाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से, या फिर सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, इन सब चीज़ों से बचते हैं, पोल्यूशन से बचने की कोशिश करते हैं, तो प्रोग्रेशन थोड़ा सा रुकता है, कमता है, धीरा होता है, लेकिन बीमारी नहीं ख़त्म होता है, डिजीज मॉडिफाई नहीं होता है। अभी लेटेस्ट जो है 2023 में FDA अप्रूवल मिला है, अमेरिका का जो FDA है वो एक दवा का अप्रूवल दिया है, जिसका है कि वो जो ब्रेन के अंदर एम्लोइड प्लेक्स और टाउ प्रोटीन्स का जो एक जगह इकट्ठा होते हैं, और जो ब्रेन के अंदर मेमोरी सेल्स हैं जिसके कंडक्शन को, मेमोरी सेल्स को मारते हैं, उसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एक अभी दवाई का अप्रूवल हुआ है, जस्ट अभी 2023 में हुआ है फेज़ 3 ट्रायल के बाद। तो वो अब कितना काम करेगा, कितना प्रोग्रेशन को रोकेगा, कितना डिजीज को मॉडिफाई करेगा, ये अभी हम लोग के आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2, 4, 5 सालों में ये पता चलेगा कि उस दवा से हम इस बीमारी से कितना निपट पाते हैं। बाकी जो बीमारी होती है ब्रेन में, कुछ बीमारियां हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज है, या बहुत सीवियर डिप्रेशन है, या साइकोसिस है, तो इन सब का अभी आज के डेटों में फंक्शनल न्यूरोसर्जरी जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके आता है। तो अभी सेंटर्स बहुत कम है इंडिया में, अभी सेंटर्स बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है, दवा से तो बहुत फ़ायदा होता नहीं है, दवा चलते रहा, कुछ दिन के बाद दवा फ़ायदा करना बंद कर देता है। वैसी स्थिति में अभी उसमें भी सर्जरी जो है वो इंटर कर गया है, जिसका कि मुख्य रूप से डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहलाता है। ब्रेन के उस हिस्से को स्टिमुलेट कर दिया जाता है और साथ में अंदर में इलेक्ट्रोड फिट कर दिया जाता है, जो करीब करीब 10 से 15 साल तक काम करता है। लेकिन अभी वो अपने हिंदुस्तान में आबादी के हिसाब से बहुत कम सेंटर पे होता है। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। अगर बात करें, कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने जहां हमारी उम्र बढ़ा दी है, वहीं हमारे जीवन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। ऐसे में इस तकनीकों के युग में, सुख सुविधाओं के युग में न्यूरोलॉजी विभाग में क्या कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं, और ये कितना सकारात्मक है समाज के लिए? न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जो विभाग हुआ, तो न्यूरोलॉजी में कुछ दवाइयाँ आई हैं,
खासकर न्यूरो सर्जरी विभाग में जो है काफ़ी व्यवस्थाएं जो हैं बदल गई हैं। हम लोग ऑपरेशन जैसे मान लीजिए पहले करते थे, ब्रेन बहुत ही अति सूक्ष्म चीज़ होता है, तो अब हम लोग उसको पहले ही पता कर लेते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से को टच करके यदि गलत करेंगे तो क्या गड़बड़ी होगी। तो उसके लिए अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग, स्पाइन के सर्जरी जैसे मेरुदंड, मेन मेरुदंड की सर्जरी है तो उसमें न्यूरो मॉनिटरिंग की व्यवस्थाएं हो गई हैं। ब्रेन में जो ट्यूमर की सर्जरी होती है उसमें भी न्यूरो मॉनिटरिंग किया जाता है। तो उससे मान लीजिए इतना फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अब पहले जैसे मान लीजिए सर्जरी होती थी तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे। मान लीजिए वीकनेस रह गया हाथ पैर में या बोलने में दिक्कत रह गई। अभी जो सर्जरी होती है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, माइक्रोस्कोप हो गया, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग आ गया है, एंडोस्कोप आ गया है, न्यूरो नेविगेशन आ गया है, जिसमें ये एक एक माने लेयर्स आपको पता होता है, एक एक फाइबर पता होता है, खून की नलियाँ जो छोटी से छोटी हैं उसके बारे में भी जानकारी होती है। एकदम लाइव मॉनिटर उसी समय जब आप ऑपरेशन करते रहते हैं उसी समय सब कुछ पता होता है कि मुझे किस हद तक सर्जरी करनी है, कहाँ जाना है। जहाँ तक न्यूरोलॉजी का है तो उसमें कुछ दवाइयाँ आई हैं जो पार्किंसंस डिजीज में मदद कर रहा है, अल्जाइमर्स डिजीज में मदद कर रहा है, या मान लीजिए और भी डिमेंशिया का केस है, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया है तो उसमें मदद कर रहा है। तो दवाइयों के क्षेत्र में भी और सर्जरी के न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आया है पहले से अभी। जैसे न्यूरो सर्जरी में मान लीजिए पहले छोटा ट्यूमर था तो उसको भी ऑपरेट करना होता था। अभी आपके आज के डेट में 3 सेंटीमीटर से जो कम ट्यूमर होते हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेट किया जाए। उनको बस सिंगल डे रेडिएशन, जिसको कि गामा नाइफ या साइबर नाइफ कहते हैं, गामा नाइफ या साइबर नाइफ कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये 1 दिन का रेडिएशन है। सिंगल डे रेडिएशन मतलब 1 दिन के रेडिएशन पे उस गांठ को हम या तो नियंत्रित कर सकते हैं या वो धीरे धीरे फिर छोटा होने लगता है। कुछ समयों के बाद वो या तो अपना ग्रोथ बंद कर देगा और धीरे धीरे वो छोटा होने लगता है। तो काफ़ी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। मतलब विज्ञान ने कहीं ना कहीं हमारे कार्य को एफिशिएंट के साथ साथ इफ़ेक्टिव भी बनाया है जी। अगर आज की बात करें तो आज हमें कोई भी परेशानी होती है तो मैक्सिमम परेशानियों के समाधान के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें घबराहट होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक का जो आपने सफ़र तय किया, आज आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको भी कई ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहाँ आपको घबराहट हुई होगी, डर लगा होगा। ऐसे में आपके लिए वो सबसे बड़ा सहायक या मार्गदर्शक कौन रहा आपके जीवन का? देखिए, सभी लोग के जीवन के जो मार्गदर्शक होते हैं, मैं पहले ही बताया कि माँ पिताजी होते हैं, माँ पिताजी के बाद फिर भाई बहन होते हैं, फिर बाद में शादी होती है तो पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं। इन सब के साथ यदि आपके आस पड़ोस, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो लोग यदि आपकी मदद नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। यदि वो आपका अंदर से बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं कि अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे इस तरह से करो, तो परिवार के साथ पड़ोसी प्लस फिर जब आप जहाँ पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं या जहाँ आप अपना नौकरी करने जाते हैं, व्यवसाय करने जाते हैं, यदि उसमें सहायता आपको, जो अगल बगल के लोग हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, वो लोग भी यदि निगेटिव सोचेंगे आपके लिए या निगेटिव करेंगे तो आपका इतना उत्थान नहीं हो पाता है। तो हर जगह से यदि आपको पॉजिटिव मिलेगा तभी आप, अभी जैसे हम लोग मान लीजिए न्यूरोसर्जन हैं तो जो हिंदुस्तान में सबसे ऊंची डिग्री है इस माने मेडिकल साइंस की, वो हमने ग्रहण कर लिया। तो ये कोई एक हमारे प्रयास से नहीं होता है, उसमें संयुक्त प्रयास होता है हमारे परिवार का, पड़ोस का, हमारे साथ जो रहते हैं MBBS के समय, MS के समय, MCH के समय जो भी लोग रहते हैं, यदि मदद नहीं करेंगे तो आदमी कहीं भी रास्ते से भटक सकता है। तो सबसे पहला जो है आपके परिवार में माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी, माने जो भी हैं, उनका जब तक मदद नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मदद, क्योंकि एक आदमी यदि बहुत आगे जाइएगा तो दूसरा आदमी को थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है। यदि आप 2 हैं, पति पत्नी हैं, तो एक यदि बहुत आगे काम कर रहा है तो दूसरे को ऑटोमेटिक है कि वो भी यदि आगे करेगा तो फिर परिवार नहीं रह पाता है। तो इसलिए किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम यदि आगे हैं तो मेरी पत्नी को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि बच्चे फिर कौन देखेंगे। तो इसलिए परिवार का मुख्य रूप से इसमें जो है योगदान होता है, साथ में पड़ोस का तो योगदान होगा ही होगा।
कहते हैं ना कि सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से तैयार करना पड़ता है और उस मेहनत में हमारी सच्ची लगन, मेहनत के साथ साथ परिवार का, दोस्तों का, गुरु का, शिक्षक का साथ भी शामिल होता है। कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, मतलब अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन सही है, तो हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, हर मुकाम को मुमकिन कर सकते हैं। ऐसे में खुद के मन को स्वस्थ रखने के लिए कि ताकि जो भी स्ट्रेस की परेशानी है या जो भी मानसिक बीमारी बढ़ रही है उससे खुद को बचा सके, ऐसे में हमारे दर्शकों को, युवाओं को किस प्रकार जागरूक करना चाहेंगे? आज के युग में जो है बेसिकली है क्या कि हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन ईमानदारी से, मैं तो देखता हूँ अभी मेरे पास जो मरीज भी आते हैं, सब युवा वर्ग के बहुत सारे मरीज आते हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ, बताता हूँ कि आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, ईमानदारी लगन से मेहनत करोगे तो सफलता तो मिलनी ही है। अब आपको मान लीजिए पढ़ना है 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा, चाहेंगे कि सफलता मिल जाए तो संभव नहीं है। तो आपको तो सबसे पहले अपने माने कोई भी प्रयास करना है, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करना है तो ईमानदारी से प्रयास करना है, ईमानदारी से उस काम को करना होगा। और युवा वर्ग जो है अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए उनको कि हमें किस चीज़ में जाना चाहिए। ये नहीं कि अरे वो मेरा दोस्त जो है डॉक्टरी में जा रहा है तो मुझे भी डॉक्टरी में जाना है, वो इंजीनियर बन रहा है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। नहीं, आपने देखा होगा पिक्चर जो 3 इडियट्स आया था, तो उसमें परिवार वाले चाहते थे कि फलना ये बने, ये मेरे बच्चे ये बने। नहीं, उसको जिस चीज़ में मन लगता है उसी चीज़ में आगे बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको अब लग रहा है कि मुझे फोटोग्राफी में जाना है, तो उस परिवार वाले को चाहिए कि मैं फोटोग्राफी में बच्चे को जाने दूँ। तो अपने ईमानदारी से, लगन से यदि मेहनत करेंगे, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के ठीक रखने के लिए युवा वर्ग आजकल खेलते हैं। आजकल हालांकि मैदान वगैरह संख्या घटते जा रही है धीरे धीरे, लेकिन युवा वर्ग को खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें मैदान नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, सरकारी स्कूल्स हैं उसमें तो खेलने की व्यवस्थाएं रहती हैं ज़्यादातर। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा खेलने की व्यवस्था नहीं होती। तो युवा वर्ग में खेलने कूदने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बीच बीच में जो मानसिक माने साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका क्लास होना चाहिए। स्कूल में जो है साइकोलॉजिस्ट का क्लास होना चाहिए ताकि वो रास्ते से नहीं भटके। स्कूल के पास जैसे सरकार नियम तो बना देती है कि स्कूल के पास पान दुकान नहीं होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट का दुकान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाएंगे तो अक्सर स्कूल के आजू बाजू में 50 मीटर 100 मीटर के दायरे में कोई ना कोई दुकान आपको मिल जाएगा। तो लत तो बच्चे जब देखेंगे तभी पकड़ेंगे ना। मान लीजिए स्कूल से निकले, घर चले गए, पार्क चले गए तो कोई बात नहीं है। अच्छा, स्कूल में अटेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात है। मैं जो अभी समाज में देख रहा हूँ, मैं पैदल घूमते रहता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ आते हैं पेरी से पटना की, हम जा रहे हैं क्लास करने, और वो जो है पार्क में कुछ और कर रहे हैं। तो उनको जो है अटेंडेंस, मान लीजिए कि 90% अटेंडेंस, 75% पे ही इतना उथल पुथल मच रहा है। क्यों मच रहा है भाई? हम लोग तो 100 क्लास में 99 क्लास 100 क्लास किया करते थे। यदि कुछ बीमारी हुई तभी क्लास नहीं जाते थे, उसमें भी जाते थे। मान लीजिए कि बुखार है तब भी जाते थे, दवा खा के चले गए। तो अभी क्यों? अभी 75% क्यों? 90% अटेंडेंस होना चाहिए, 75% नहीं। मेरे हिसाब से सारे में क्लास 1 से लेके, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, क्लास का अटेंडेंस 75 नहीं बल्कि 90% होना चाहिए। उससे क्या है कि बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो काफ़ी सुदृढ़ होगा, वो गलत लत में नहीं पड़ेंगे। आज के युग में अभी बच्चे बहुत ज़्यादा गलत लत में पड़ते जा रहे हैं, तो उनको गलत लत से रोकने के लिए स्कूल में बैठाना होगा लोगों से। उनकी मान लीजिए शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे, यदि शिक्षक नहीं है तो आपस में बात करके लोग भी पढ़ता है, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करता है। तो इन चीज़ों पे अभी हम लोगों को ध्यान देना होगा, समाज को भी देना होगा, सरकार को भी देना होगा, परिवार को भी देना होगा। जैसे कि माता पिता आज के समय में सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहेंगे, तो वो उनके साथ अपनी बातें साझा करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूरत है माता पिता को कि वो दोस्त के साथ साथ वो एक जो स्ट्रिक्टनेस होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसे भी उसको बताइए, उन्हें समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, दोस्त बन के तो रहना चाहिए। माता पिता को हैं तो दोस्त बन के रहना चाहिए। हमारे ज़माने में हमारे माता पिता जी उतना दोस्त बन के नहीं रहा करते थे जितना आजकल हम लोग अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन दोस्त के साथ साथ जो है आपको सारा कुछ देखना तो पड़ेगा ही कि बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। बच्चे का रोज़ आपको आकलन करना पड़ेगा कि वो कब घर से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे के ऊपर बस जो है माँ पिताजी और दादा दादी नाना नानी, यही लोग तो गार्जियन का काम करेंगे।
यही शिक्षक का भी काम करेंगे, गार्जियन का भी काम करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में तो आप सब लोग पढ़ा ही सकते हैं, बाद में आगे जाके मान लीजिए नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरू के दिनों में आप 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास तक बच्चे को सारे चीज़ों का जानकारी आप दे सकते हैं। तो मॉनिटर का भी काम करना होगा और दोस्त का भी काम करना होगा, साथ में ये भी देखना, ये भी सोचना होगा कि हाँ, ये बच्चे मेरे कम से कम हमारे साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि बच्चे माता पिता जी परिवार के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो फिर बाहर में भी अच्छे व्यवहार करेंगे। मतलब आप अगर छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं, तो साथ ही साथ उन पे ध्यान भी दे कि वो क्या कुछ कार्य करें, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करते रहें। जी, चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब अल्जाइमर्स, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मतलब कि यादाश्त वाली समस्याओं, तो ये इससे बचा तभी जा सकता है जब तक हम लोग अपने खान पान में, व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे। जंक फूड को तो हम लोगों को त्यागना ही पड़ेगा, आज त्यागें 10 साल बाद त्यागें। जंक फूड के ऊपर यदि हम जोर मारते रहेंगे, अपने पारंपरिक जो खान पान है उसको छोड़ते रहेंगे, तो ये यादाश्त की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। साथ में बच्चे जो हैं उनको नशे के लत में नहीं फंसने देना होगा, नशे के लत में फंसेंगे तो उनकी तरह तरह की मानसिक समस्याएं होंगी, और एक बार जब बच्चे नशे के लत में फंस जाएंगे तो परिवार खराब होगा, समाज खराब होगा, राज्य खराब होगा और राष्ट्र खराब होगा, तो आपकी निर्माण जो है वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। राजीव जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजीव रंजन, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार अल्जाइमर रोगियों को हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार उससे बचाव करना चाहिए, साथ ही साथ खुद को और समाज को, अपने परिवार को मानसिक पीड़ा से किस प्रकार दूर रखना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।